बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूँ तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी तौर पर सुनी भी होंगी या इसके चीदा पॉइंट्स आप तक भी पहुँचे होंगे, और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे 45 मिनट से भी ज़ायद रही, जिसमें उन्होंने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़ास तौर के ऊपर, गुड गवर्नेंस और उसके साथ हार्ड स्टेट के ऊपर स्पेशली उन्होंने बात की। फिर उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान नेक्सस और इसमें दीगर क्या पहलू इसमें सामने आए इस प्रोग्राम में ख़ास तौर के ऊपर आज हम इन 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले जैसे कि उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की, ये गुड गवर्नेंस का उन्होंने जो बात की है, ये गुड गवर्नेंस मुमकिन कैसे है, ख़ास तौर के ऊपर जब उनसे सवाल भी हुआ जो कि मोहसिन नकवी साहब के एक हालिया बयान के बाद सहाफ़ियों की जानिब से पूछा भी कि क्या इससे मायूसी नहीं फैलेगी, तो उन्होंने इसको उनका अपना ज़ाती बयान भी करार दिया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि कौमी सलामती के लिए अच्छी हुक्मरानी नागुज़ीर है। और ये अच्छी हुक्मरानी मुमकिन कैसे है, वो इस तरह से कि निज़ाम और ख़ास तौर के ऊपर निज़ाम इंसाफ उसका शफाफ होना कितना ज़रूरी है। फिर उन्होंने हार्ड स्टेट की बात की और उसके बाद हार्ड स्टेट के ऊपर ही गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि DGISPR ने कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर खुद ही उन्होंने इसका जवाब भी दिया। हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहाँ आइन कानून सबके लिए यकसा हों, जिसमें तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक हों। फिर वहीं पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान के ऊपर भी मुश्तमिल था, जैसे कि उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात की। उसमें हार्ड स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए ही उन्होंने एक और बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ एलिटिज़म ना हो उसका मतलब फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत या मुसल्लह अफ़वाज के गलबे वाली रियासत नहीं होती। ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के सरदारों की बात की कि वो कहते हैं कि हमें हमसे इस बात की भी इजाज़त दी जाती है कि हमें स्मगलिंग करने दी जाए, हमें पेट्रोल और डीजल लाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। और वो प्रोपेगेंडा किसके साथ मिलकर किया जाता है, वो है भारत। और ख़ास तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान डेफिनेटली और तालिबान किस तरह से दहशत गर्दी को अपना कारोबार बना रही हैं, इसके ऊपर भी DGISPR ने गुफ्तगू की कि बतौर कारोबार वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी को इस्तेमाल करते हैं और फिर भारत इसको फ़ंड करता है। दोनों के मुश्तरका मफादात हैं। और गुड गवर्नेंस इसमें कैसे रिलेट होती है, वो हमने देखा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को नाको चने चबवाए, और पाकिस्तान अब भी दहशत गर्दी से नबर्द आजमा है। जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 40,000 से ज़ायद ऑपरेशन इस वक्त किए गए हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के अगेंस्ट, और 31,000 बलूचिस्तान के अंदर हैं। लेकिन फिर भी ये दहशत गर्दी हो रही है, इसके पीछे भारत है, और भारत और अफ़गानिस्तान के मुश्तरका मफादात क्या हैं वो भी हम सब लोग जानते हैं। इसमें आपको सुनवाना चाहेंगे कि DGISPR ने गुफ्तगू क्या की है, और सबसे पहले आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाएंगे जो कि उन्होंने हार्ड स्टेट के बारे में की है। ज़रा सुनिएगा। Once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट। इट डजंट मीन a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती है। That is what is hard state in our understanding. हार्ड स्टेट के ऊपर तो गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, और पाकिस्तान भरपूर अंदाज में हार्ड स्टेट की जानिब जा रहा है। वहीं पर उन्होंने फिर अफ़गान तालिबान और भारत का नेक्सस और इनके DNAs किस तरह से फिर एक हो रहे हैं, और उसके बाद दहशत गर्दी किस तरह से चल रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। ज़रा वो भी सुनिए। Is anything common between India and Afghanistan? सिवाय DNA के। The only thing common amongst them is terrorism. तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है। इसलिए आप देखें कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन फितनल हिंदुस्तान एंड फितनल खारिज? नथिंग। गुफ्तगू आपने सुन ली होगी किस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहे हैं, और अब हार्ड स्टेट की जानिब बढ़ना है तो जाहिर सी बात है
डायलॉग को एक साइड के ऊपर रख दिया जाएगा। और DGISPR ने भी क्लियर अल्फाज में ये कहा कि या तो आपको अब हथियार फेंकने होंगे वरना हम आपको चुन चुन के मारेंगे। और किस तरह से पाकिस्तान इन ऑपरेशंस को रन कर रहा है, ज़रा इसके ऊपर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। रावलपिंडी में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बिलखसूस बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के चैलेंजेस और रियासती इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग जारी रखी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ कर रही है। DGISPR के मुताबिक रवां साल अब तक मुल्क भर में हजारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2000 से ज्यादा तस्दीकशुदा दहशतगर्द हलाक किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रही और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्द अनासर हमलों की वीडियोज और प्रोपेगेंडा के जरिए ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि सूबे में हालात काबू से बाहर हैं, जबकि जमीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। उनके मुताबिक दहशतगर्दों ने रवां साल मुतअद्दिद शहरियों को निशाना बनाया, सड़कों, पुलों और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ताम सिक्योरिटी इदारे हर चैलेंज का भरपूर जवाब दे रहे हैं। DGISPR ने मजीद बताया कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी निजाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए फ्रंटियर कोर वेस्ट की सदाद में इजाफा किया जा रहा है, ताकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं और मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाजा कर ली होगी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। और उनके हमरा डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, स्पेशली हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें अगर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट जिसमें गुड गवर्नेंस की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की। उससे पहले मोहसिन नकवी के भी बयानात आपने सुने होंगे। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी के बयान को ज़ाती राय भी करार दिया, लेकिन साथ में कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए, कौमी सलामती के हवाले से उन्होंने कहा कि हुक्मरानी के लिए इंसाफ का होना, गुड गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो कोशिशें पाक फ़ौज की जानिब से भी जारी है और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं, इसको किस तरह से रिलेट करेंगे आप ब्रिगेडियर साहब? देखें, बात बिल्कुल पहले, इससे पहले मिनिस्टर ने भी ये बात की और इट्स नॉट वर्किंग द वे people of Pakistan, the government of Pakistan would like to handle it. Likewise, उन्होंने फिर जब DGIS पे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा यस मुझे पर्सनल रहा है, लेकिन आई पर्सनल फील कि इसके अंदर भी काफ़ी स्नैक्स हैं और हमें ये इसको आप सोचना चाहिए। जो अगर 1970 से 72 से जब पाकिस्तान की आबादी 5-6 करोड़ थी और उस वक्त सूबे बने हुए और आज अगर हमारी तरह आबादी 24-25 करोड़ हो गई है, तो क्या हमें उसी सिस्टम पे चलने या हमने इम्प्रूवमेंट करनी है? इम्प्रूवमेंट के लिए जाहिर है कि देखिए, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चलाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है जी। एक, नंबर 1 इज गुड गवर्नेंस। इस पे कोई एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट एग्री, गुड गवर्नेंस। नंबर 2 मेरिट, कि आपने जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनकी मेरिट पर पोस्टिंग करें। नो नेपोटिज्म, नो फेवरेटिज्म। और अगर आप मेरिट पे करेंगे तो आप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। और थर्ड ये है कि 0% करप्शन, और अगर करप्शन है तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। चारों का भुगतान है। अब आप मुझे ये बताइए, एक पंजाब मिसाल के तौर पे जो बात हो रही थी कि देखिए, पाकिस्तान में जब सेंसस हुआ था 2070 का और 72 का, तो उस वक्त पंजाब की आबादी टोटल 3-3.5 करोड़ जी। आज पंजाब की आबादी है 13 करोड़। पूरे पाकिस्तान की आबादी बाकी तीनों प्रोविंस की कर लें तो इसकी बराबर होती है जी। अब आप बताइए कि कराची अटक से लेके नॉर्दर्न पंजाब से आप सिंध में आए, नीमर खान क्रॉस करें, मीर मसेरों के पास आके आपका ये पंजाब खत्म होता है। इतने बड़े एरिया को इज इट पॉसिबल कि एक चीफ मिनिस्टर इंसाफ कर सके कि हर जगह पर हर मौके पे मौजूद हो? और उसके साथ फिर आप ये देख लें कि अगर इसके बरक्स, अगर मैं एक मिसाल से दे रहा हूँ, लेट्स से हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मेरा ये नहीं कि आई डोंट कोई कन्वे कर रहा हूँ जी।
दो पंजाब के सिर्फ सूबे हों, अगर सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब, तो दो चीफ मिनिस्टर, दो चीफ सेक्रेटरी, दो आईजी पुलिस, अदालतें अपनी लोगों को आसानी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जल्दी जल्दी अदालतों में पहुंच जाए, इंसाफ जल्दी मिल जाए, कम केसेस हों, और चीफ मिनिस्टर भी अपने एरिया में जब भी कोई फ्लड आ जाए या खुदा ना खाते और कोई क्लेमिटी आए, जी अपने एरिया को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर ले। और सेकंड, अगर पीएमएलएन पंजाब में जीती है तो दोनों चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन के ही होंगे, किसी और के नहीं होंगे। जी बात तो ये है ना कि अगर हुई है कि जी एक पीपल पार्टी का होगा, एक पीएमएलएन का होगा, फिर तो झगड़ा होगा। अगर पंजाब में मेजोरिटी पीएमएलएन की है तो उनके दो चीफ मिनिस्टर होंगे, दोनों उनकी पॉलिटिशियन। लेकिन ये फैसला किसने करना है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, ये फैसला पाकिस्तान के कानून साजों ने करना है। वो कौन है? एमपीए। मैंने आप वो बैठ के अगर फैसले करते हैं और उनको ब्रीफ किया जाता है, फिर उनके क्वेश्चन जो उनके भ्रम दूर किए जाते हैं, और फिर वो बैठ के समझते हैं यस ये हमारे सूबे के लिए ये बेस्ट डिसीजन है, हमें इससे एडमिनिस्ट्रेटिवली फायदा होगा, तो फिर ये होगा। इट्स नॉट बाय के ब्यूरोक्रेसी करेगी, फौज करेगी, कोई नहीं, अवाम के नुमाइंदे और पॉलिटिशियन इस चीज का फैसला करें। सही। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब की जाने बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, गुड गवर्नेंस मसला है, हमने मार्का हक भी लड़ा और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है। फिर कौमी सलामती के लिए गुड गवर्नेंस भी बड़ी ज़रूरी है, जिसके ऊपर डीजी एसपीआर ने स्पेशली बात की। क्या वो रिलेट कर रहे हैं नए सूबों के हवाले से कि नए सूबों का अब बनना नागुज़ीर हो चुका है, या गुड गवर्नेंस ऐसे भी उसको बेहतर किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बड़े मंचे हुए और उन्होंने सिंध में निगरान सेटअप में जो है तमाम तर हालात को खुद बड़ी करीब से देखा है। उन्होंने हमारे जमहूरी ढांचे को, ये डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बखूबी जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब की बात पर तो मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। उसका एक पहलू ये भी है कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, मैं तो शायद उससे कभी इत्तेफाक ना करूं उनकी बात से। क्योंकि अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, मेरिट की बात कर रहे थे, तो मेरिट इज डेमोक्रेसी। पहला मेरिट ये कि डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो। जमहूरियत की जो फ्लॉज हैं, जो उसमें नकाइस हैं, जो उसमें कमी पेशी है, उनको दूर किया जाए। इंतजामी तौर पर अगर बात की जाए या सूबे बनाने की बात की जाए, तो पाकिस्तान की बेशतर आबादी और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जो ये समझती है कि मसाइल गूनागू हैं, तो गूनागू मसाइल का हल भी यही है कि आप मुख्तलिफ सूबे बनाएं। साउथ पंजाब ले लें, पंजाब में ले लें, सियासी जमातों के अपने अपने इंटरेस्ट है वहां पे। लेकिन मैं इस बात से कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। तो अगर ये सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मेरे ख्याल में नकवी साहब सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। इसी सिस्टम के तहत जो है वो, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं वो जाने सियासत जाने, हमारे लिए हमारा मुल्क मुकद्दम है। तो आज 3.5 साल गुजरने के बाद इनको ख्याल आ गया कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसी सिस्टम के ये बेनिफिशियरी भी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आज इस ओहदे पर भी फायज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी गुफ्तगू का अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। भले उसके अंदर आप जो भी तलाश करें कि जमहूरियत इतनी गंदी है, जमहूरियत के अंदर ये भी है, सब कुछ है। हमने अपने मुल्क के अंदर जो है एक बहुत तवील अरसा जो है डिक्टेटरशिप जो है उसको भुगता है। तो उस डिक्टेटरशिप के दौरान जो है वो भी कुछ, मैं समझता हूँ दूध की और शहद की नहरें यहाँ पे नहीं बही। तो आज भी जो हमारा मशरकी दुश्मन है, आप यकीन जानते हैं, ब्रिगेडियर साहब भी सुन रहे होंगे, कि सिर्फ ये एक मुद्दा जो है जिस पर हमें बहुत मुश्किल से काउंटर करना पड़ता है, और वो बार बार यही बात उठाते हैं कि आपके मुल्क पे जो है जमहूरियत नहीं है, यानी आपके मुल्क पे शबखून मारा जाता है आपकी जमहूरियत पे। तो जमहूरियत के हवाले से तो मेरी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। मैं उधर बड़े वाजे तौर पे कहूंगा कि अगर आप, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो उसमें सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर्स और भी हैं जिन्होंने इस सिस्टम को कोलैप्स किया है, तो वो खुद को बरी जुम्मा इसमें करार नहीं दे सकते। सिस्टम के अंदर दे वर पार्ट ऑफ इट, दे वर नॉट आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तो वो उसका हिस्सा थे। अब दूसरा पहलू है हार्ड स्टेट के हवाले से। तो मैं एक बात बड़े वाजे तौर पे बताऊं, ये जो हमारी टॉलरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना कहीं पे मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, तो दो चीजों को समझना होगा। हार्ड स्टेट मतलब ये कि जहां कानून, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बरकरार रहे, उसकी रिट हो। तो उसमें अगर आप हार्ड स्टेट नहीं होंगे और आप कहेंगे नहीं जनाब हमने कनकुतरों से भी मुज़ाकरात करने, आप अगर ये कह दें नहीं जो पाकिस्तान मुखालिफ झंडे जो है वो पाकिस्तान की बेहुरमती कर रहे हैं, हम उनसे भी मुज़ाकरात करेंगे, जो असला ताने हुए निहत्ते मजदूरों को कत्ल कर रहे हैं, हमने उनके साथ भी मुज़ाकरात करने। यानी मुज़ाकरात, अगर आप मुज़ाकरात का खेल खेलेंगे तो माजी के जितने भी मुज़ाकरात हैं उसका कोई हल नहीं निकला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई,
फिर एक इत्तेहाद बना, नैब बना, नेशनल अवामी पार्टी बनी। उस नेशनल अवामी पार्टी के वजूद को सही। जिस सियासी जमात ने नुकसान पहुंचाया और उसका आज खमियाजा भुगत रही है, ये कौम भी भुगत रही है। मैं सही। कहता हूँ ब्रिगेडियर साहब मेरी बात की तायद करेंगे। जी। आज उसी जमात की एक नुमाइंदगी, जिनका एक चले एक परसेप्शन तो मौजूद है ना नकवी साहब का, सही। कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं या वो किसकी बात करते हैं, तो उस परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। तो नकवी साहब को जमहूरियत के हवाले से इस तरह की बात जो है, मैं जाती तौर पर सही। समझता हूँ कि ठीक। पाकिस्तान का एक अदना सा सहाफी कि ये बात से मैं उनकी कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। सही। बाकी हमें हार्ड स्टेट ठीक। बनना पड़ेगा। ठीक। हमें आउट ऑफ द वे जो है ऐसे लोगों का ताकुब करना है जो कि पाकिस्तान हम मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले एग्जैक्टली लें। हम हार्ड स्टेट की जानिब बढ़ भी रहे हैं और इसी हार्ड स्टेट के ऊपर ही बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह से डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब भी हार्ड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, इसके ऊपर DG ISPR साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने पहले एक सवाल भी किया कि हम हार्ड स्टेट नहीं, और इसकी वजूहात क्या है। पहले हमारी पॉलिसीज़ जो भी रही हों, लेकिन अब पाकिस्तान ने ये तहिया कर रखा है, जैसे कि डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट झंडा उठाने वालों से कौन से मुज़ाकरात। और DG ISPR ने भी कहा कि हम अब चुन चुन के मारेंगे। और इसी हवाले से बलूचिस्तान ख़ास तौर के ऊपर, जिसका हम जिक्र करेंगे इस सेगमेंट में, कि बलूचिस्तान में 31,000 ऑपरेशन किए, मुल्क भर में 40,000 ऑपरेशन किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में 31,000 ऑपरेशन किए गए। और उसके बाद उन्होंने एलिटिज़म का भी जिक्र किया, बलूचिस्तान के सरदारों का भी जिक्र किया, और इट्स हार्ड स्टेट के बारे में डेफिनेशन मज़ीद क्या है वो हम ब्रिगेडियर साहब से जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं हार्ड स्टेट ख़ास तौर के ऊपर, जैसे कि DG ISPR ने बात की, आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हार्ड स्टेट मीन उन्होंने बड़ा क्लियर कि आइन और कानून के मुताबिक अगर हर गरीब अमीर में को किया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर गरीब अमीरों के लिए कानून और है, आइन और है, गरीबों के लिए और है, डिफरेंट थिंग। दैट्स व्हाट इज द बेसिक। जिस मुल्क में कानून और आइन सबके लिए बराबर है, दैट इज व्हाट कॉल्ड हार्ड स्टेट, कि वहाँ पर बड़ी सख्ती से कानून और आइन पर अमल होता है। क्या पाकिस्तान में, और उन्होंने खास तौर पर इसमें कहा कि 14 निकात के पॉइंट जो हुए 2021-22 में नेशनल एक्शन प्लान के, हमने क्यों उस पर अमल नहीं किया। देखिए, फौज ने तो अपने अमल किया जी, और मनोन किया, कुर्बानियां भी दे रही है, शहादतें भी दे रही है। आपके सामने 200 से करीब रोजाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। कितने टेररिस्ट को एक साल में मार दिया, 2000 से ऊपर मारा है। हमारी भी शहादतें हुई, 300 FC के जवान को 150 शहीद हुए, और लोग हुए, सब कुछ हुआ। द इशू इज के इसको किसने चोट करना है। सो वी हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। दिस इज व्हाट इज हार्ड स्टेट। जब आप आइन और कानून आपने बनाया तो उसमें अमल क्यों नहीं कर रहे। आपने कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, आपने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं की। डू यू हैव एनी रीजन। आपको याद है उस वक्त बने थे जब बच्चों शहीद हुए थे कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनेंगे जी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो 6 महीने में केस फाइनल करें। ये कंटोनमेंट एरिया में इनको ये कोर्ट बना करेंगे और जो जजेस के नाम से रखेंगे। कोई दे नो रीजन कि हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। एक वो रीजन है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सही। इसी तरीके से आप और रिफॉर्म्स की बात कर लें, नेफ्टा नहीं बना। आप सेफ सिटी के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल एक्शन प्लान की बात कर लें सर, इसमें डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप एग्री करते हैं ब्रिगेडियर साहब की बात से, जैसे कि उन्होंने गुफ्तगू की खासतौर के ऊपर मदरसों के हवाले से भी, फिर कानून की अमलदारी क्यों मुमकिन नहीं है सर? देखिए, कौमी एक्शन प्लान या नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर बात करें तो उसके बेशतर नुकात पे काम भी हुआ, और बेशतर नुकात ऐसे हैं जो हमारे लिए नागुज़ीर हैं। अगर हम उस पर अमल दरामद न करें, हमारे लिए मुश्किलात और कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ सकते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजामी तौर पे सूबों के हवाले से जो मौकिफ है उस पर काम होना चाहिए, उस हवाले से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस की हम बात करें तो गुड गवर्नेंस के बहुत सारे मौके हमें मिले। हमें सूबे बनाने के हवाले से भी बहुत सारे मौके मिले, क्यों नहीं किया हमने उन मौकों पे काम। अब क्या मसला हो गया, अब कौन सा नया पहाड़ खड़ा हो गया। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी जमातों के दरमियान होती है। आजाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, उसके भी आपको पता है इम्पैक्ट्स आने। तो बहुत सारी चीजें इसलिए जो है वो सियासी पहलू उसका एक तरफ है, एक इंतजामी पहलू है इसका, और एक जो है ये गुड गवर्नेंस के हवाले से जहां तक बात की जाए तो गुड गवर्नेंस के हवाले से जब हम ये बात करते हैं कि हम आपस में हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है या हम इतने एक ही पेज पर हैं कि बीच में से कोई हवा भी नहीं गुजर सकती है, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, तो फिर लेट्स डू। हमें आगे बढ़ इस पे काम करने की जरूरत है। तो जमहूरियत के हवाले से मैं किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात जो है उसको मैं
शायद जमहूरियत चाहे मसाइल का शिकार है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पेंडेंसी एक बहुत बड़ी पेंडेंसी है हमारी, हायर कोर्ट्स में भी है, हमारे जो हाई कोर्ट्स है वहां पर भी ये पेंडेंसी है, यानी बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग में पड़े हैं, आईनी केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क के बिगाड़ में सबने हिस्सा डाला है जी। यानी कोई इसमें ऐसे फरिश्ता नहीं है कि हम ये कह दें कि जी कोई इसमें एक ऐसा तबका है जिसने ये कोई इसमें कोई हिस्सा नहीं डाला, सबने हिस्सा डाला है। इस तोड़ जोड़ में सब जो है बराबर के शरीक रहे, जमहूरी लिबादा ओढ़ के, और कभी जमहूरियत के बगैर जनाब हम जमहूरी डिक्टेटर्स भी हमने देखे और ओवरऑल भी डिक्टेटर्स देखे। तो मुल्क का या रियासतों की जो वो क्या कहते हैं कामयाबी है, या मईशत की तरक्की है, या आप इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशंस में आप चले जाएं या पूरी दुनिया में, तो आपको जमहूरियत जो है वही आपको मसाइल का हल उसी से आपको निकालना पड़ता है। तो जहां अवाम की राय की बात की जाए, कल भी DGISPR ने अवाम की राय की बात की, तो अवाम की राय का तब पता चलता है जब वो एक मैंडेट अपने मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए जाके लेजिस्लेशन करते हैं। अगर वो लेजिस्लेशन नहीं करते, अगली दफा उनको मौका नहीं मिलता। और हमें फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना होगा, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म ज्यादा लानी होगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो बात की बात है, जब नुमाइंदे मुंतखब होंगे और उस पे सवालात खड़े होंगे, और खास तौर पे वहां पे सवालात उठे होंगे जो हमारी फॉल्ट लाइंस है, जहां हमारे लिए मसाइल ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सारी चीजों के लिए काम करना है, हमें मिलकर काम करना है। हमारे फोर्थ पिलर की बहुत सारी कमजोरियां हैं, हमने उन कमजोरियों को भी दूर करना है। हम भी बहुत ही जल्दी जो है ना लकीर के फकीर बन जाते हैं, हमें जो लाइन दे दी जाती है बस उसके पीछे जो है बस हम चल पड़ते हैं बगैर ये सोचे समझे। तो ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने जमहूरियत और एक जमहूरी ढांचा जो है उसका मजबूत करना है, इंतजामी ढांचे को हमने मजबूत करना है। हम सब ने मिलकर यहाँ पे इसको मजबूत बनाना है। कोई एक तबका अगर ये समझता है कि मैं निजात हिंदा हूं और मेरे अलावा कोई हल नहीं है, मैं इसका कायल नहीं हूं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर भी काफ़ी बात की, गुड गवर्नेंस रिलेटेड टू द बलूचिस्तान, उन्होंने कहा कि हमारी जब इन सरदारों से बात होती है तो वो हमसे बेनिफिट्स लेने का कहते हैं, जैसे कि ईरान से वो डीजल और तेल स्मगल करते हैं, लेकिन बाद में बेनिफिट्स लेने के बाद प्रोपेगेंडा भी फिर फौज के अगेंस्ट किया जाता है। इस गुफ्तगू को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ट्राइबल चीफ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी निजी जेलें बनाई हुई, रियासत को पता नहीं था कि उन्होंने निजी जेलें बनाई हुई। ये सरदार, ये नवाब जिनको हमने शराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी उनके साथ उस पर भी हमने काम किया। शराकत इक़्तिदार था ना, ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, हमने शराकत इक़्तिदार किया। वो लोग जो आज पहाड़ों पे चढ़े हैं, वो जो बैरून मुल्क भागे हुए हैं, कभी वो पार्लियामान का हिस्सा भी थे। ये रियासत वहां पे मौजूद थी और वो निजी जेलें बना रहे थे, वो लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, वो वहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं बना रहे थे, वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं कर रहे थे। तो ये मिली भगत से हुआ ना सर। तो मैं कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान की इस वक्त जहां तक बात की जाती है, तो बलूचिस्तान के अंदर आपको जीरो टॉलरेंस रखनी है। बलूचिस्तान में आपको कोई तफरीक नहीं करनी है। दहशतगर्द को आपने दहशतगर्द की नजर से देखना है, उसके लिए किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर सरफराज बुख्ती साहब से मसला हल नहीं होता, आप चंगेज साहब को ले आए, चंगेज साहब से मसला नहीं हल होता, कोई बात नहीं, फिर सरदार अख्तर को ले आए, किसी जो है डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को ले आए, एक अच्छी चॉइस है आपके पास, आप दोबारा एक कोशिश करें, लेकिन आप जमहूरी अंदाज से कोशिश करें। फोर्सेस को छोड़ दें, हम फोर्सेस को हर जगह पर एंगेज करते हैं, फोर्सेस कुर्बानियां दे रही है। किसी ने आज तक पूछा कि FC एहलकार जो बलूचिस्तान की स्केटर्ड पॉपुलेशन में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, आज तक उसके लिए किसी ने बात की है? कोई सरदार निकला है यहाँ पे? मस्शुदा लाशों पर तो आकर लेक्चर देते हैं लोगों को, लेकिन वो FC वाले एहलकार, वो जो मजदूर है, ये जो यहाँ पे लंडे के तज्जियाकार और इंसानी हकूक काउंसिल के जो प्रेस क्लब के आके सामने आके बड़े जल्दी जनाब BYC के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन मजदूरों का जो कत्लेआम बलूचिस्तान में हुआ है, तो क्या उन्होंने इस पे आके प्रोटेस्ट किया है? इन सरदारों ने, नवाबों ने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन निहत्थे लोगों पर? इनके इंटरेस्ट है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात की जाए माशकेल, ताफ्तान और स्पिन बोल्डक यानी चमन जो बॉर्डर्स लगते हैं, कि हमें बॉर्डर्स के साथ जो हमारी ट्रेड है उसको जो है आप जस्टिफाई करें, या आप उसको जो है हमारे लिए लीगल करार दें, तो आप उसका मतबादिल दे दें उनको, दें आप उनको मतबादिल। नो डाउट कि आपकी स्मगलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। SIFC के तहत स्मगलिंग के हवाले से शानदार इकदाम किए गए, उस पर आगे मजीद काम करें। वो जो वहां पे बॉर्डर पर स्मगलिंग के काम में लगे हुए हैं, उनको उठाकर आपकी खपत करें कहीं और, उनको आप कोई मतबादिल रोजगार दें।
सही सही, वेरी राइटली एक्सप्लेन सर। और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की जानिब बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे खास तौर के ऊपर, जैसे कि DGISPR ने बात भी की, हमने आपको सुनवाई भी किस तरह के भारत और अफगानिस्तान और उनका DNA एक हो रहा है। साथ में आज फील्ड मार्शल ने भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आजमूदा भी करार दिया। तो चीन कैसे आगे हमारे लिए किरदार अदा कर सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इस गुफ्तगू में DGISPR की जानिब से भारत और अफगानिस्तान नेक्सस, उसके ऊपर बात भी की गई कि किस तरह से इनका DNA एक होता जा रहा है। डेफिनेटली भारत इसमें मुलविस है और ख़ास तौर के ऊपर तालिबान समझने से गुरेज़ा हैं, उनसे बातचीत का भी रास्ता उन्हें दिया गया। लेकिन अब जैसे कि DGISPR ने कहा कि कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और हम चुन चुन कर इन दहशतगर्दों को मारेंगे भी। और किस तरह से आप रिलेट करते हैं भारत और अफगानिस्तान, कब समझेंगे सर? देखिए, भारत को जिस तरीके से मार्का हक में जिलत हमें शिकस्त हुई है, उसको दुनिया में शर्मिंदगी हुई है, मुंह काला हुआ है। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फिर एज ए मीडियम ये पीस मेकर हमने देखे कितना अच्छा कारनामा किया, उसकी वजह से भारत को बड़ी तकलीफ है। उसके बाद वो प्रॉक्सीज को जा रहा है, कभी फिर हिंदुस्तान, फिर अफगानिस्तान में जी वहाँ भी शिकस्त हो रही है। तो वो कोई मौका जाने नहीं देता। अब कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हर दफा मुंह दिखानी पड़ रही है। और ये अफगान तालिबान रजीम जो है ये खुद ब खुद अब वीक हो रहा है। आपने देखा कि अभी बदख्शा में किस तरीके से वहाँ पर जो सिपाहीयाने अहम ग्रुप है वो है, फिर उसके बाद पंचेरी ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर यूथ रेजिस्टेंस मूवमेंट है, अब एंटी तालिबान ग्रुप, ये सब अब इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये रिसेंट अभी आयशा का नौजवान अफगानी है, नौजवान वो भी खड़े हो रहे हैं। दे वांट राइट भी उनका कि आपने इन्होंने कमिटमेंट की थी, आपको याद होगा कि दोहा में कि हम वहाँ पर 6 महीने में इलेक्शन करवाएंगे, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट, और अवान अवाम मर्जी की हुकूमत डेमोक्रेटिक लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जोर पकड़ है, वो अब पुश करेंगे, ये खुद भागेंगे। फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पर आएगी जिसके पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे होंगे, सैनिटेशन गवर्नमेंट से होंगे, और फिर बलूचिस्तान में भी हालात बेहतर होंगे, सीपैक भी बन जाएगा, इकोनॉमिक तरक्की भी होगी, कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। लेकिन इंडिया को तकलीफ है, दिस इज द प्रॉब्लम, और यही पाकिस्तान को चाहिए। हमारा स्टेचर दुनिया में बड़ा हाई हो गया है। आपके सामने हमने जो अमेरिका के लिए पीस मेकिंग में किया है, कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सका। तो वी हैव टू टॉक टू अमेरिकन। के आप देखें अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आई जिस तरीके से वहाँ पर ह्यूमन वायलेशन हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। खवातीन के हकूक देख लें, बच्चियों की तालीम नहीं हो रही है, उसके बाद लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं, इस्लाम की गलत तस्लीह की जा रही है। तो ये बात करने के लिए कि पाकिस्तान अकेला कन्फ्रंट कर रहा है इतनी बड़ी टेररिस्ट और टेररिस्ट को, तो आप इनको फंडिंग जो देते हैं $30 मिलियन पर वीक, वो तो बंद करें। जब इनको पैसा नहीं मिलेगा ये अपनी औत खुद बनेंगे। सही। और जो ही टेम्परेरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हालात बेहतर होने से हो जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा अमेरिका को ये भी कि इंडिया जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है वो भी बात की जाए। अब अमेरिकन हमारी बात समझते हैं, दैट इज द ओनली वे आउट नाउ लेफ्ट, और वो हम करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बहुत जल्दी हम इस टेररिज्म को पाकिस्तान पे कंट्रोल करें। सही। अमेरिका के पहलू के ऊपर तो आपने बात की ब्रिगेडियर साहब, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चाइना हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है। बेशक हम PL-15 मिसाइल्स की बात कर लें, J-10Cs की बात कर लें, JF-17 थंडर की बात कर लें, और आज भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी ये अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसवट्टी पर हमेशा पूरी उतरी है। अब पाकिस्तान ये जो जंग लड़ रहा है ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान में, उसके लिए चाइना किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, चाइना बिल्कुल डेफिनेटली और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। चाइना, और अगर ईरान के हालात ठीक हो जाए, ईरान का नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर काफी कंट्रोल है। चाइना क्योंकि वहां पर आपने देखा माइन मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, और चाइना को सीपैक भी बनाना है, चाइना को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी भी चाहिए। चाइना खासकर से अपना पूरा जो है ये ड्राई पोर्ट का सामान सारा लेके जाना चाहता है थ्रू बलूचिस्तान, ग्वादर पोर्ट, और फिर उसको अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडीज भी अवेलेबल हैं जो 9 दिन में आ जाता है। वैसे जाए सी रूट से तो उसको 90 दिन लगते हैं। तो चाइना हैज टू प्ले मेजर पार्ट देयर, चाइना हैज टू अगेन पुश ये अफगान तालिबान रजीम को, दे कैन पुश देम। वहां देखो पैसा भी दे रहा है उनको कि जी दे हैव टू टेल देम कि जी दोबारा बैठे मुज़ाकरात करें। ईरान भी बैठे, बल्कि आई वुड से कि सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी हेड्स, ईरान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान की और चाइना, they all have to sit together and make a comprehensive security plan
कि किस तरीके से अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से निकालना है, हम्म, वहां पर फेयर जनरल इलेक्शन करवाएं, वहां अवाम की मर्जी की हुकूमत आए और जी वो फिर आके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करे सही और हमारी कनेक्टिविटी हो और हम इकोनॉमिक तरक्की कर सही। सकें। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब की जानी बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप अग्री करते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की बात से, और ख़ास तौर के ऊपर आपसे स्पेशली ये भी जानना चाहेंगे इसमें चाइना का रोल क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। चाइना के हवाले से जहां तक बात की जाए तो बहुत कम बोला है आपने, मैं उससे मजीद भी ऐड कर देता हूँ। जी चाइना हमारा एक ब्रदर है जिसके साथ हमारा 1963 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट है, जो कि एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, जिसकी जी मिसाल दी जाती है। एक ऐसा बॉर्डर एग्रीमेंट जिसमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया आज तक। भारत जो है चाइना के साथ उसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज तक उनके आपस में हालात या उनके मामला ठीक नहीं चल रहे। फिर चाइना हमारे साथ खलखाले टैंक को ले ले वाह कैंट को आप ले लें, 1951 में बना है बरतानिया के ताउन से, लेकिन हमें फिर बाद में 65 में फाइनेंशियल सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। उसमें वो हमारे लिए कितना मददगार साबित हुआ। फिर आप HIT की अगर हम बात कर लें, ये जो हैवी इंडस्ट्रीज जो है टेक्सला की, उसकी अगर हम बात कर लें, फिर JF-17 थंडर की हम बात करें, ये PL-15 वगैरह, ये तो डेफिनेटली बहुत सारे ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो अपना असला मंगवाते हैं और हमें मार्का हक में PL-15 का इस्तेमाल करना पड़ा J-10C से, और बहुत ही शानदार और जिस तरीके से महारत से हमारी पेशावराना जो एयरफोर्स है उसने अपनी सलाहियत और अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में, और मार्का हक में हमने धूल चटाई। अब हमें दो पहलुओं पे बहुत ख्याल रखना है। पहले हम 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे, जी अब हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, बल्कि मैं इसको 3.5 फ्रंट्स कहूंगा। ये जो 0.5 मैंने दिया, ये हमारा इंटरनल जो पोलराइजेशन है, जी डिवीजन है, और ये जो सोशल मीडिया पर हमने रत्ती बराबर काम नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को मुसलसल नजरअंदाज किया, यानी हमारे खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, हमारा काउंटर नैरेटिव आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। आप जो फेक पोस्ट है उस पे आप देखिए तो आपको मिलियंस व्यूज नजर आते हैं, लेकिन कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसको काउंटर करते 4, उसको गालियां पड़ती, उसका अकाउंट बंद हो जाता है। ऐसे ही है। तो हमारी हुकूमत ने इस हवाले से काम नहीं किया, इस पे लगी कोई भी बात नहीं। अफगानिस्तान की जहां तक मास की बात की जाए तो अफगानिस्तान को अगर आप 3 हिस्सों में देखें, एक तो हमारे बॉर्डर्स के साथ पख्तिया है, पख्तिका है, नूरिस्तान है, कुनड़ है, फिर ये जलालाबाद और पेशावर और यहां तक आप चले जी जाएं। फिर दूसरा हिस्सा है हमारा नूरिस्तान, बदख्शान, बलख, और ये फिर ये दूसरा हिस्सा। नॉर्दर्न जो अफगानिस्तान है जिसकी बात अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, वो भी हमारे को अच्छे दोस्त नहीं रहे। उन्होंने भी माजी में रशीद दोस्तम और उसकी जो तहरीक थी, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और 2 हुकूमतें ऐसी रही अफगानिस्तान की जिस दौर में पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन ज्यादा रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत रूनुमा है, वो भी हमारी खाला के फुफो के बेटे नहीं। लेकिन जो तालिबान रजीम है, ये तालिबान रजीम इतनी खतरनाक है कि ये हमारे अंदर घुसपैठ वाले लोग हैं, यानी ये हमारे अंदर रचे बसे हुए लोग हैं। इनको हमारे टारगेट्स का पता है, इनको हमारे मैकेनिज्म का पता है, इनको हमारे कल्चर का पता है, और ये वो मुनाफिक लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का प्रचार करके इस्लाम के बरखिलाफ आज भी काम कर रहे हैं। खवातीन के हकूक कौन से इस्लाम में खवातीन के हकूक नहीं दिए जाते? ये कौन सा इस्लाम है जिसमें आप हिंदू के साथ अपना DNA मिला देते हैं? ये कौन सा इस्लाम है? मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि एक फादरलैंड है, एक मदरलैंड है, दूसरे ने उसको नाना बना दिया। यानी हमें इतनी इस बात की अभी भी समझ नहीं आ रही। और ये सॉरी टू से हमारे मुल्क के अंदर कुछ नौजवान है जिनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा यार अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये जो सोशल मीडिया पर आप अफगानिस्तान की हिमायत में चल पड़ते हैं, आप ये कंट्रोल की जो है ना कैंपेन में जो है ना आप आकर पाकिस्तान मुखालिफ बातें करने लगते हैं। आपको एक आर्मी चीफ अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के गयूर लोग जो हैं तो उस वक्त फील्ड मार्शल को जो है उसको अपने सर का ताज समझते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आज फलक पे पहुंचा दिए। आप एक वो जगमगाता सितारा है पाकिस्तान, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ठीक है ना यार, वहां तक महदूद रहे, आप पूरे पाकिस्तान को लपेट रहे हैं। आज एक तहरीक है सो कार्ड जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो खुद इस चीज का एतराफ करें, आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते झड़ रहे, वो आके माफिया मांग रहे और बता रहे नहीं 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 हमारा मकसद ये नहीं है, हम पाकिस्तान को बुरा नहीं बोलते, सिर्फ फील्ड मार्शल को बुरा बोलते, आर्मी को बुरा बोलते, 13 करोड़ पंजाब को बुरा बोलते और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा बोलते, यानी हमें बेवकूफ बनाते। बाकी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद भी बोलते, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो ये पाकिस्तान के नौजवानों को समझना होगा, हमें अपने मुल्क के लिए गैर मामूली फैसले करने, पाकिस्तान के एग्जैक्टली पाकिस्तान के नौजवान को समझना होगा। आपने बजा फरमाया डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने भी प्रोग्राम में स्पेशली ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब ने जैसे कि बात की कि हमारा इस मुल्क का नौजवान या नौजवान बेशक वो किसी भी मुल्क है जिसे आजकल कॉकरोच से तशबीह दी जाती है, ये समझने की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमने किस तरह से क्या किरदार अदा करना है, स्पेशली सोशल मीडिया की। आजकल सोशल मीडिया वॉरफेयर और सोशल मीडिया के ऊपर हम बैठकर सिर्फ एक स्क्रॉल के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि ये सच है या गलत है। हालांकि हमें हमारा दीन भी ये सिखाता है कि पहले जो ख़बर तुम तक आए उसकी तस्दीक करो, उसके बाद उसके बारे में कोई कमेंट करो या बयानियाँ बनाओ। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है इसके पीछे हकीकत क्या है। सबसे पहले अपना मुल्क होना चाहिए, प्यारा पाकिस्तान होना चाहिए। उसके बाद ये जो बैरूनी प्रोपेगेंडाज हैं ये किस तरह से सराहियत इख्तियार करते हैं, वो हमारे माइंड तक पहुंचते हैं और उस माइंड के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ हम उसकी तस्दीक नहीं करते हैं। ये हमारा बुनियादी पहलू है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए साथ।